चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की नफरत की आग। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। जैतपुर राज्य के राजा पर्ण सिंह के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। सारे राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई। प्रसिद्ध ज्योतिषी नारायण दत्त ने नन्हे शिशु का हाथ देखा। ओ, नन्हे शिशु का हाथ देखकर ज्योतिषी हक्का बक्का रह गया। नन्हे शिशु के विचित्र भाग्य के बारे में महाराज को बताऊं या न बताऊं? शिशु के भाग्य के बारे में जानकर महाराज के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ज्योतिषी नारायण दत्त असमंजस में पड़ गया यह देखकर। ज्योतिषी जी, क्या बात है? नन्हे राजकुमार का हाथ देखकर आप किस चिंता में डूब गए हैं? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। नन्हे युवराज पर बड़े बुरे ग्रहों की दशा है। 25 वर्ष तक बुरे ग्रह इन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। थोड़ा बड़ा होने पर युवराज आपको छोड़कर भी जा सकते हैं या इनकी मृत्यु हो सकती है। नहीं, ऐसा न कहिए ज्योतिषी जी। महाराज, यह मैं नहीं, युवराज के हाथ की विचित्र रेखाएं कह रही हैं। ओह! नन्हे युवराज के भविष्य के बारे में जानकर राजा पर्ण सिंह परेशान हो उठे। फिर कुछ सोचकर वे ज्योतिषी नारायण दत्त से बोले, ज्योतिषी जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से युवराज पर छाए हुए बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो सके? नहीं महाराज, ऐसा कोई उपाय नहीं है। विधि के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। आपके लाख जतन बाद भी भाग्य नहीं बदल सकता। राजा पर्ण सिंह ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी और बुरे मन से उन्हें विदा किया। तत्पश्चात वे नन्हे शिशु को लेकर महारानी ज्योति के पास पहुंचे। महारानी, यह सब तुम? महाराज, ज्योतिषी ने युवराज के हाथ की रेखाएं देखकर क्या बताया? महारानी, यह सब तुम न पूछो तो ही अच्छा है। कहते हुए पर्ण सिंह ने नन्हे शिशु को महारानी की गोद में दे दिया। क्यों, ऐसी कौन सी विचित्र बात ज्योतिषी ने युवराज के बारे में बताई है, इसे जानकर आप परेशान हो उठे हैं? महारानी, बात ही परेशान होने की है। तुम भी जानोगी तो घबरा उठोगे। यह सुन महारानी का हृदय किसी भावी आशंका से घबरा उठा। तब तो महाराज, मुझे जल्दी से बताइए कि ज्योतिषी ने युवराज के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। तो सुनो महारानी। तब राजा प्रणय ने ज्योतिषी की कही हुई बात महारानी ज्योति को बताई। सारी बात जानकर, ओ मेरे बेटे का भाग्य ऐसा है, कहकर महारानी ज्योति ने नन्हे शिशु को छाती से लगा लिया। और अरे, यह महारानी को क्या हुआ? ये तो बेहोश होकर गिर रही हैं। तत्पश्चात, कोई है, कोई है, प्रतिहारी, प्रतिहारी। राजा प्रणय की आवाज़ सुनकर कक्ष के बाहर खड़ा हुआ सेवक दौड़ा दौड़ा आया। सेवक, दौड़ कर जाओ और इसी समय राजवैद्य को बुला लाओ। महारानी कौन जाने क्या हो गया है। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया। राजवैद्य ने आकर महारानी ज्योति का निरीक्षण किया। क्या बात है राजवैद्य जी, महारानी एकाएक बेहोश क्यों हो गई? महाराज, महारानी को कोई गहरा सदमा लगा है जिसके कारण ही ये बेहोश हो गई हैं। लेकिन महारानी अब तक होश में क्यों नहीं आई? महाराज, सदमे ने इनके दिमाग पर गहरा असर डाला है। मुझे तो डर है कि यह सदमा कहीं जानलेवा सिद्ध न हो। नहीं, ऐसा न कहिए राजवैद्य जी। जैसे भी हो, आप महारानी को शीघ्र ठीक कर दीजिए। जी महाराज, महारानी को ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत कोशिश करने के पश्चात महारानी ज्योति को होश आया। महारानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है महाराज। तब महारानी ज्योति को उचित निर्देश देकर राजवैद्य वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात, महाराज, आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कहो महारानी, कहो। महाराज, मुझे लगता है मेरा अंत समय आने वाला है। आप शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने युवराज का नामकरण संस्कार करवा दीजिए ताकि मैं चैन से मर सकूं। महारानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम शीघ्र ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगी। महाराज, झूठी दिलासा न दीजिए और जैसे मैं कहूँ वैसे ही करिए। ठीक है महारानी, हम तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं। तत्काल ही राज पंडित को बुलवाया गया। उसने हवन इत्यादि करके नन्हे युवराज का नामकरण संस्कार किया। महाराज, युवराज के नाम का प्रथम अक्षर न होना चाहिए। मेरी राय में युवराज का नाम निशांत रखना चाहिए। ठीक है पंडित जी, हम युवराज का नाम निशांत ही रखेंगे। नामकरण संस्कार के पश्चात, महारानी, हमने तुम्हारा कहना मान लिया है। अब तुम भी हमारा कहना मानकर शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। महाराज, मुझ में जीने की उमंग समाप्त हो गई है। मैं जीवित रहकर युवराज निशांत पर आए हुए कष्टों को नहीं देख सकूंगी। अब तो बस मैं चैन से मरना चाहती हूँ।
महारानी ऐसी बातें न करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नन्हे निशांत को कौन संभालेगा। महाराज होनी को कोई नहीं टाल सकता, मुझे मौत का डर नहीं है, सिर्फ युवराज निशांत की चिंता है। अगर मैं मर जाऊं तो कृपया इसका ध्यान रखिएगा। यह सुनकर लगता है महारानी अपनी रुग्ण अवस्था को देखकर जीवन से निराश हो गई है। कुछ सोचकर राजा पन्ना ने महारानी से कहा, महारानी वैसे तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो भी गया तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे बाद हम युवराज निशांत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। बस महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चैन से मर सकूंगी। कहकर महारानी ज्योति ने आंखें मूंद ली। यह देखकर प्रणय सिंह ने उन्हें झंझोड़ा, महारानी महारानी। राजा प्रणय के हिलाने से महारानी सैया पर एक और गिर गई। यह देखकर, ओ महारानी, तुम हमें इस प्रकार छोड़कर क्यों चली गई। राजा प्रणय महारानी ज्योति के शव पर गिरकर रोने लगे। पूर्ण राज के सम्मान के साथ महारानी ज्योति का अंतिम संस्कार किया गया। सारा राज्य महारानी ज्योति की मृत्यु के शोक में डूब गया। महारानी ज्योति के शोक में राजा प्रणय सिंह गमगीन रहने लगे। दिन इसी प्रकार बीतने लगे। युवराज निशांत अब पूरे 5 वर्ष का हो गया था। राजा प्रणय सिंह का मन राजकाज से भी उचाट रहने लगा था। यह देखकर एक दिन प्रधानमंत्री सुजान सिंह ने राजा प्रणय सिंह से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रधानमंत्री। महाराज, जब से महारानी जी का स्वर्गवास हुआ है, आपने राजकाज की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। मेरी माने तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महामंत्री जी, हमें तुमसे ऐसी गुस्ताखी की आशा नहीं थी। जानते हो तुम क्या कह रहे हो। मैं ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। नई रानी के आने से राजमहल में चहल पहल भी बढ़ जाएगी और युवराज निशांत को भी नई मां मिल जाएगी। नहीं महामंत्री जी, हम ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। फिर कभी भूल कर भी हमसे इस विषय में वार्तालाप नहीं करना। सुनकर महामंत्री चुपचाप कक्ष से निकल गया। एक दिन राजा प्रणय सिंह ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, हम धर्मा नदी के दूसरी ओर स्थित कुल देवता के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री को साथ लेकर राजा प्रणय धर्मा नदी की ओर चल दिए। जब उनका रथ धर्मा नदी के तट पर पहुंचा, महाराज, नाविक सवारियों को नाव में बिठाकर तट के दूसरी ओर नाव लेकर गया है। हमें कुछ देर यहीं पर रुककर नाव के लौटकर वापस आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। दोनों रथ से उतरकर नाव के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद ही जब नाव सवारियों को नदी के दूसरी ओर उतार कर वापस लौटी, अरे, इतनी अद्वितीय सुंदरी नाव को चला रही है, कौन है ये। लगता है जैसे स्वर्ग से मेनका उतर आई है। वे अभी मंत्रमुग्ध से उसकी ओर देख ही रहे थे कि, महाराज, क्या आपको नाव में बैठकर दूसरी ओर जाना है। हाँ, लेकिन तुम हो कौन। महाराज, मैं दीनू मल्ला की बेटी वसुंधरा हूँ। आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नाव खेने का कार्य मुझको ही करना पड़ रहा है। हो तो यह दीनू मल्ला की बेटी है। राजा प्रणय यंत्र चालित से नाव में जाकर बैठ गए। महामंत्री भी उनके साथ नाव में चढ़ गए। तब वसुंधरा ने नाव खेनी शुरू कर दी। वसुंधरा के प्रति मैं इतना आकर्षण क्यों अनुभव कर रहा हूँ। कुछ ही देर में नाव तट के दूसरी ओर जा लगी। तब राजा प्रणय महामंत्री के साथ कुल देवता के मंदिर की ओर चल पड़े। क्यों न मैं वसुंधरा को अपनी पत्नी बना लूं। वसुंधरा से विवाह करके मेरी ख्याति में 4 चांद लग जाएंगे। लगता है महाराज मल्ला की बेटी वसुंधरा के रूप जाल में फंस गए हैं। जब से इन्होंने वसुंधरा को देखा है, तब से ही कुछ खोए खोए से हैं। मंदिर में जाकर राजा प्रणय ने कुल देवता की पूजा की। कुल देवता, हमें शक्ति दो, साहस दो, ताकि हम हर विपदा, हर दुख का हिम्मत के साथ मुकाबला कर सके। कुल देवता के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने नाव में बैठकर पूर्ण नदी को पार किया। तत्पश्चात राजा प्रणय ने अपनी उंगली में से अंगूठी निकाली और कहा, लो वसुंधरा, यह तुम्हारी नाव उतराई है। धन्यवाद महाराज। तब राजा प्रणय रथ में बैठकर महामंत्री के साथ राजमहल वापस लौट आए। महल में पहुंचकर भी वसुंधरा की छवि उनकी आंखों के सामने ही तैरती रही। वो, यह मुझे क्या होता जा रहा है। हर ओर मुझे वसुंधरा ही क्यों दिखाई दे रही है। मुझे वसुंधरा से विवाह कर ही लेना चाहिए, तभी मैं इस सम्मोहन की स्थिति से छुटकारा पा सकूँगा। लेकिन वसुंधरा से विवाह करने का फैसला करने से पहले मुझे युवराज निशांत से भी मिलकर उसके विचार जान लेने चाहिए।
यह सोचकर राजा प्रणय निशांत के कक्ष की ओर चल दिए। अतः वह निशांत के कक्ष में पहुंचे और उसे गोद में बिठाते हुए पूछा, बेटा निशांत, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आती है? पिताजी महाराज, हमने माँ को कभी देखा तो नहीं है, पर उनको कभी भूल भी नहीं पाते हैं। ओह पिताजी महाराज, हम जब भी आपसे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो आप बार बार यही कह देते हैं कि वह मेरे नाना जी के यहाँ गई है। आप उन्हें वहाँ से कब बुलाएंगे? यह सुनकर राजा प्रणय का दिल भर आया। बेटा, अपनी माँ को पहचान भी लोगे या यूं ही कहते रहते हो? पिताजी महाराज, आप माँ को नाना जी के यहाँ से बुलवाइए तो सही, हम उन्हें देखते ही पहचान लेंगे। ठीक है बेटा, हम शीघ्र ही तुम्हारी माँ को बुलवाने वाले हैं। सच पिताजी महाराज। उसी रात जब राजा प्रणय सोया हुआ था तो उसे सपन में महारानी ज्योति दिखाई दी। महाराज, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं? हाँ महारानी, तुम तो हमें अकेला छोड़ गई हो। अब हम किसके सहारे यह जीवन व्यतीत करें? महाराज, आप दूसरा विवाह करने तो जा रहे हैं, पर कहीं इस चक्कर में मेरे बेटे निशांत के साथ अन्याय न हो जाए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है महारानी? महाराज, कहीं ऐसा न हो कि सौतेली माँ आकर निशांत का जीना दूभर कर दे। नहीं महारानी, ऐसा कभी नहीं होगा। निशांत तुम्हारा इकलौता बेटा है, हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तब ठीक है महाराज, मुझे इसी बात की चिंता थी। तुम निश्चिंत रहो महारानी। तब महारानी ज्योति अदृश्य हो गई और तभी राजा प्रणय की आँख खुल गई। और स्वप्न में आकर महारानी ज्योति मुझे चेतावनी दे गई है। दूसरे दिन ही राजा प्रणय ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, आप पिछले दिनों हमारे दूसरे विवाह की चर्चा कर रहे थे। क्या आपकी राय में हमें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए? अवश्य महाराज, अवश्य। महामंत्री, आपकी दी हुई सलाह हमें ठीक प्रतीत होती है। हमारा भी विचार यही है कि हमें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। महाराज, आपकी ओर से अनुमति मिलने भर की देर थी। अब मैं एक से एक सुंदर राजकुमारियों के रिश्तों का आपके सामने ढेर लगा दूंगा। आप जैसे सुदर्शन व्यक्तित्व वाले राजा के लिए भला रिश्तों की क्या कमी? महामंत्री, हम जिससे विवाह करना चाहते हैं हमने उसका चुनाव कर लिया है। कौन है महाराज वह भाग्यशालिनी? वह है दीनू मल्लाह की बेटी वसुंधरा। क्या महाराज, आप एक मल्लाह की बेटी से विवाह करेंगे? महामंत्री जी, जब से हमने वसुंधरा को देखा है हम उसके प्रति विचित्र सा सम्मान महसूस कर रहे हैं। हम विवाह करेंगे तो वसुंधरा से ही करेंगे, अन्यथा विवाह करेंगे ही नहीं। ठीक है महाराज, जब आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो मैं स्वयं दीनू मल्लाह के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। महामंत्री, हम भी तुम्हें इसी बात का आदेश देने वाले थे। जाओ, जाकर दीनू मल्लाह से इस विषय में वार्तालाप करो। राजा प्रणय सिंह का आदेश पाकर महामंत्री दीनू मल्लाह के पास पहुंचे। कहो भाई दीनू, क्या हाल चाल है? महामंत्री जी, आप इस गरीब की कुटिया पर? आश्चर्य में डूबे दीनू मल्लाह ने दौड़कर चारपाई बिछाई और आदरपूर्वक महामंत्री को उस पर बिठाया। तत्पश्चात, दीनू मल्लाह, हम तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आज्ञा दीजिए महामंत्री जी। दीनू, तुम्हारे सोए भाग्य जागने वाले हैं। महाराज प्रणय सिंह तुम्हारी पुत्री वसुंधरा से विवाह करना चाहते हैं। क्या? हैरत से दीनू मल्लाह का मुंह फटा का फटा रह गया यह देखकर। क्यों दीनू, क्या यह सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं महामंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा प्रणय सिंह से संबंध जोड़ने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। दीनू, इस हीन भावना को अपने मन से निकाल दो। महाराज ने स्वयं अपने मुख से वसुंधरा का हाथ मांगा है। इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? ओ मेरे ऐसे भाग्य! दीनू का मन प्रसन्नता से नाच उठा। वह महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त दीनू? महामंत्री जी, मैं ठहरा गरीब आदमी, विवाह की तैयारी करने के लिए मुझे कुछ माह का समय चाहिए। दीनू, महाराज इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, वे शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं। और फिर तुम्हें अपनी ओर से विवाह की तैयारी करने की भला क्या ज़रूरत है? विवाह का सारा खर्च महाराज प्रणय सिंह जी ही उठाएंगे। तुम्हें तो बस इस विवाह की स्वीकृति भर देनी है। ठीक है महामंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं है। महाराज जब भी चाहे वसुंधरा से विवाह कर सकते हैं। तब महामंत्री वहां से वापस लौट आया।
राजमहल वापस आकर उसने राजा प्रणय सिंह को बताया, महाराज दीनू मल्ला अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गया है। ओ, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शीघ्र ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ करवाते हैं। उधर खुशी में डूबा हुआ दीनू मल्ला गिरता पड़ता धर्मा नदी के तट पर पहुंचा। अपनी राजरानी बनने वाली बेटी से मैं नाव चलवा रहा हूँ, कैसा कठोर बाप हूँ मैं। बापू, यह तुम क्या कह रहे हो? एक मल्ला की बेटी नाव नहीं चलाएगी तो और क्या करेगी? यह सुनकर दीनू ने प्यार से वसुंधरा के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तेरी किस्मत में नाव चलाना नहीं, राज करना लिखा है। चल मेरे साथ घर चल। जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि बीमारी की हालत में तुम यहाँ तक चलकर क्यों आए? वसुंधरा, बात ही ऐसी खुशी की थी कि मुझसे यहाँ आए बिना रहा न गया। ऐसी कौन सी बात थी बापू? तब दीनू ने उसे बताया। बेटी, जैतपुर के राजा प्रणय सिंह तुझसे विवाह करना चाहते हैं। आज उनका महामंत्री मेरे पास इस विवाह का पैगाम लेकर आया था। क्या? सुनकर वसुंधरा भी हक्की बक्की रह गई। बेटी, मैंने महामंत्री को इस विवाह के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है। तुम्हारे इस विवाह के बारे में क्या विचार हैं? बापू, तुम्हारी बात को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? कहकर वसुंधरा ने लाज से आंखें झुका ली। तब नाव को वहीं पर छोड़कर दोनों घर की ओर चल दिए। चलते चलते वसुंधरा की दृष्टि राजा प्रणय सिंह की दी हुई अंगूठी पर पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि महाराज ने यह अंगूठी मुझे इसलिए पुरस्कार में दी थी। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजा प्रणय सिंह और दीनू मल्ला की बेटी वसुंधरा का विवाह धूमधाम से हो गया। वह मेरी बेटी की किस्मत भी खूब जगी। महाराज को यह क्या सूझी, मल्ला की बेटी को रानी बना बैठे। चुप कर कोई सुन लेगा तो फिर अपनी खैर नहीं है। सभी नगरवासी इस अनमोल विवाह से अचंभित थे। जब विदा का वक्त आया तो, बेटी तू अपने पति के घर जा तो रही है, लेकिन अपने इस गरीब बाप को न भूल जाना। बापू, कैसी बातें कर रहे हो? मैं समय समय पर आपकी सुध लेती रहूंगी। वसुंधरा की डोली विदा होकर जैतपुर के राजमहल में आ गई। तब राजा प्रणय निशांत को लेकर वसुंधरा के पास पहुंचे। वसुंधरा, आज से समस्त जैतपुर की प्रजा की तुम माता के समान हो। यह मेरा बेटा निशांत है। आज से इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अगर तुम निशांत को सुखी रखोगी तो उसी में मेरा सुख भी निहित है। महाराज, आप चिंता न करें, आज से निशांत मेरा बेटा है। वसुंधरा ने आगे हाथ बढ़ाकर निशांत को राजा प्रणय से ले लिया और अपनी छाती से लगाकर बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओ माँ, तुम बहुत दिनों के पश्चात नाना जी के घर से वापस आई हो। अब भूल कर भी मुझे छोड़कर न जाना। निशांत की बातों से राजा प्रणय की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वसुंधरा निशांत को बहुत प्यार करती थी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान ऐसी माँ सबको दे। तू तो बुजुर्गों की तरह बातें करता है रे निशांत, कहकर वसुंधरा निशांत को छाती से लगा लेती। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। यह देखकर राजा प्रणय भी खुश थे। वसुंधरा से विवाह करके मैंने कोई भूल नहीं की है। वसुंधरा ने महारानी ज्योति के रिक्त स्थान को कुशलतापूर्वक भर दिया है। एक दिन क्या बात है रानी? महाराज, मुझे चक्कर से आ रहे हैं कहती वसुंधरा सिर थामकर शैया पर गिर गई। तब राजा प्रणय बदवास उठे। उन्होंने शीघ्रता से सेवक को भेजकर राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने आकर वसुंधरा का निरीक्षण किया। महाराज, कुछ पता चला राजवैद्य जी? रानी वसुंधरा को चक्कर क्यों आया था? महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके लिए शुभ समाचार है। आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। ओह, क्या सच? राजा प्रणय ने उचित पुरस्कार देकर राजवैद्य को विदा किया। राजवैद्य के मुंह से यह समाचार सुनकर वसुंधरा भी खुश हो उठी। वह दिन कितना खूबसूरत होगा जब हमारे आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। उसी रात वसुंधरा ने राजा प्रणय से कहा, महाराज, आपसे एक विनती है। कहो रानी, कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने बापू से मिल आऊं। ओ, हम समझ गए, तुम अपने बापू को वहां जाकर खुशखबरी सुनाना चाहती हो। यह सुनकर वसुंधरा ने शर्माकर नजरें झुका ली। तत्पश्चात, ठीक है रानी, तुम कल अपने बापू से मिलकर आ सकती हो, लेकिन याद रहे, संध्या होने तक तुम्हें राजमहल में वापस लौट आना है। ऐसी अवस्था में हम तुम्हें ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है महाराज, मैं संध्या होने से पहले ही राजमहल लौट आऊँगी। दूसरे दिन प्रातः वसुंधरा रथ में बैठकर अपने बापू दीनू मल्ला के पास पहुंची।
आओ बेटी वसुंधरा, तुम तो राजमहल में जाकर अपने गरीब पिता को बिल्कुल ही भूल गई बेटी। ऐसी बात नहीं है बापू, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली हूँ। वसुंधरा आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गई। तब अब बताओ बेटी, कैसे आना हुआ। बापू, आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। आप जल्दी ही नाना बनने वाले हैं। ओह, यह तो वाकई खुशखबरी है। बापू, एक दिन मेरा बेटा जैतपुर की राजगद्दी पर बैठेगा तो मैं खुशी से फूली न समाऊंगी। यह सुनकर दीनू सोच में पड़ गया। तत्पश्चात, बेटी तुम दिन में ही खुली आंखों से क्यों सपना देख रही हो? क्या मतलब बापू? मतलब यह कि तुम्हारा बेटा कभी भी जैतपुर की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों बापू? क्योंकि निशांत राजा प्रणय सिंह का पहला और ज्येष्ठ पुत्र है। नियम के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा बनने का हकदार होता है, इसलिए राजा तुम्हारा बेटा न बनकर निशांत बनेगा। ओ, यह तो मैंने सोचा ही न था। वसुंधरा सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर वसुंधरा ने दीनू से पूछा, बापू, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके करने से बड़ा होने पर मेरा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठे? उपाय तो है बेटी, लेकिन क्या बापू? जिसको नहीं, जो भी उपाय है मुझे बताओ। तो सुनो, निशांत को किसी प्रकार राजा प्रणय सिंह की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना होगा। ओ, यह तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राजा प्रणय तो निशांत को बहुत प्यार करते हैं। दिन में जब तक एक बार निशांत को अपनी आंखों से वे देख नहीं लेते हैं, उन्हें चैन नहीं पड़ता है। तब कुछ ऐसा करो कि जिससे राजा प्रणय को हर समय तुम्हारे अलावा निशांत के पास जाने का विचार भी मन में न आए। धीरे धीरे जब राजा प्रणय निशांत में रुचि लेना कम कर दे तो एक दिन मौका देखकर तुम उसे मेरे पास भेज देना। जैसे ही निशांत मेरे पास आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ओह, तो क्या मैं हत्या जैसा जघन्य कार्य भी करना होगा बापू? इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है बेटी। अगर तुम अपने होने वाले बेटे को जैतपुर की राजगद्दी पर बिठाना चाहती हो तो तुम्हें यह सब तो करना ही होगा। ठीक है बापू, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूँगी। वसुंधरा संध्या होने से पहले दीनू के पास से वापस राजमहल लौट आई। राजमहल में आकर उसने राजा प्रणय से शिकायत की, महाराज, आजकल आप मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम्हें यह विचार आया कैसे रानी? महाराज, आपने जब से मुझसे विवाह किया है तब से एक बार भी मुझे नंदनवन में घुमाने नहीं ले गए हो। मेरे मन में नंदनवन में भ्रमण करने की तीव्र इच्छा है महाराज। ओ, तो यह बात है, हम आज ही नंदनवन चलते हैं। मैं अभी जाकर निशांत को सूचना देता हूँ, वह भी हमारे साथ नंदनवन चलेगा। नहीं महाराज, नंदनवन में भ्रमण करने के लिए केवल आप और मैं ही जाएंगे। निशांत वहाँ क्या करेगा? ठीक है, हम तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं। नंदनवन में हम दोनों ही जाएंगे। यह राजा प्रणय पर मेरी प्रथम विजय है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं निशांत को राजा प्रणय से शीघ्र ही दूर कर दूंगी। उसी दिन राजा प्रणय वसुंधरा के साथ रथ में बैठकर नंदनवन की ओर चल दिए। पिताजी, महाराज मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सुना है नंदनवन में बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो मनुष्यों को कुछ भी नहीं कहते। जब रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वह बुझे मन से राजमहल में वापस चला आया। उसे इस बात का मलाल था कि नंदनवन जाते समय न तो राजा प्रणय ने उससे साथ चलने को कहा और न ही रानी वसुंधरा ने। उधर नंदनवन में पहुंचकर राजा प्रणय और वसुंधरा के लिए एक भव्य तंबू लगाया गया। कहो रानी, अब तो तुम खुश हो न? हाँ महाराज। अब राजा प्रणय व वसुंधरा को साथ लेकर प्रतिदिन नंदनवन में भ्रमण करते। वो देखो रानी, वसुंधरा, हिरन और शेर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। है न आश्चर्यजनक नज़ारा? सचमुच ऐसा दृश्य तो मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ही देखा है महाराज। इस प्रकार उन दोनों को नंदनवन में रहते 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन, रानी वसुंधरा, हमें नंदनवन आए 15 दिन बीत गए हैं। अब हमें अपने राज्य वापस चलना चाहिए। निशांत भी हमारी राह देख रहा होगा। हूँ महाराज। क्या निशांत ही आपके लिए सब कुछ है? हम कुछ भी नहीं है। मैं अभी और कुछ दिन नंदनवन में रहना चाहती हूँ। ओ रानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं महाराज, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आपको मेरी बात माननी ही होगी। हार कर राजा प्रणय को वसुंधरा की बात माननी पड़ी। धीरे धीरे 15 दिन और बीत गए, लेकिन राजा प्रणय नंदनवन से वापस जैतपुर नहीं पहुँचे। लगता है पिताजी, महाराज को अब मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा है।
जब से माँ वापस आई है तब से तो उन्होंने मेरा ख्याल ही रखना छोड़ दिया है। 1 माह हो गया है लेकिन वे जैतपुर वापस नहीं लौटे हैं। क्या इस 1 माह के भीतर उन्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? यह सोच निशांत उदास हो गया। यही वह क्षण था जब उसकी दाई शांति ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। क्या बात है युवराज, तुम उदास क्यों हो? दाई आज हमें पिताजी महाराज की बहुत याद आ रही है। 1 माह हो गया है लेकिन वे नंदनवन से वापस नहीं लौटे हैं। बेटा, इसमें महाराज का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर रानी वसुंधरा का है। यह आप क्या कह रही हैं दाई माँ? युवराज, जैतपुर वापस लौटने की बात रानी वसुंधरा को सोचनी चाहिए थी। अगर उनका अपना बेटा इस प्रकार 1 माह तक उनसे अलग रहता तो वह माँ की ममता की कीमत जानती। वे तो सौतेली माँ है, सौतेली। क्या रानी वसुंधरा हमारी सगी माँ नहीं है दाई माँ? नहीं युवराज, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी। रानी वसुंधरा से राजा प्रणय ने दूसरा विवाह किया है। वो तो पिताजी महाराज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे तो कह रहे थे कि मेरी माँ नाना जी के पास रहकर बहुत समय बाद वापस आई है। युवराज, सचमुच महाराज ने तुमसे झूठ बोला था। वसुंधरा तुम्हारी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। पिताजी महाराज हमें इस प्रकार धोखे में रखेंगे, यह तो हमने सोचा भी न था। दाई माँ से सच जानकर निशांत का दिल बुरी तरह टूट गया था। निशांत के बालमन को लगा कि राजा प्रणय सिंह ने उससे बहुत बड़ा छल किया है। जैसे ही राजा प्रणय सिंह 1 माह पश्चात नंदनवन से वापस लौटे, निशांत बेटे हमारे पास आओ। हूँ। निशांत नाराज होकर वहाँ से भाग गया। यह देखकर लगता है मेरी चाल सफल रही है। निशांत अपने पिता से बुरी तरह रूठा हुआ है। इस घटना के बाद वसुंधरा ने निशांत का ध्यान रखना छोड़ दिया। रानी वसुंधरा के प्रेम में आखंड डूबे राजा प्रणय को भी नन्हे निशांत की खोज खबर लेने की सुध नहीं थी। यह देखकर, जब यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है फिर मैं इस राजमहल में क्यों रह रहा हूँ? मुझे यह राजमहल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। यह सोचकर नन्हा निशांत एक दिन चुपके से राजमहल छोड़कर चल दिया। निशांत चलता गया और चलते चलते राज्य से दूर निकल गया। उस दिन जब सारे दिन राजा प्रणय को राजमहल में कहीं भी निशांत दिखाई न दिया तो रानी वसुंधरा, निशांत कहाँ है? राजमहल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज यहीं कहीं खेल रहा होगा, हमने भी उसे राजमहल में नहीं देखा है। तब राजा प्रणय ने सारे राजमहल में निशांत की खोज करवाई। महाराज क्षमा करे, सारा राजमहल छान मारा लेकिन युवराज निशांत कहीं पर नहीं मिले। वो निशांत गया तो गया कहाँ? निशांत राजमहल में होता तो उन लोगों को मिलता भी। उस रात जब निशांत के न मिलने से दुखी राजा प्रणय अपने कक्ष में शैया पर आंखें मूंदे लेटे थे तो उन्हें सपने में महारानी ज्योति दिखाई दी। बस महाराज, यही वचन दिया था तुमने, इसी प्रकार निशांत का ख्याल रखा। महारानी ज्योति तुम? हाँ महाराज, मैं अपने बेटे की खैरियत पूछने आई हूँ। तुम तो दूसरी रानी के मोह में ऐसे डूबे कि निशांत को भुला ही बैठे। महारानी हमें क्षमा कर दो, निशांत हमें छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। उसने ठीक ही किया महाराज, आपके दूसरा विवाह करने से पहले ही मैंने स्वप्न में आकर आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आपको अपनी उस गलती की सज़ा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ महारानी। उस सज़ा के परिणाम स्वरूप तुम्हें अपना शरीर त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास स्वर्गलोक आना होगा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे तुम्हारी सज़ा मंजूर है महारानी। दूसरी सुबह जब रानी वसुंधरा ने राजा प्रणय को जगाना चाहा तो, हाय यह क्या हुआ, महाराज तो मर्त पड़े हुए हैं। वसुंधरा मर्त राजा प्रणय के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा प्रणय की मृत्यु का समाचार सुनकर सारे राज्य में हाहाकार मच गया। महाराज को अचानक यह क्या हुआ? कल रात तक तो वे अच्छे भले थे। हाय अब क्या होगा? युवराज निशांत भी राज्य छोड़कर चले गए, अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? उसी दिन पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजा प्रणय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसी रात रानी वसुंधरा को स्वप्न दिखाई दिया। मेरे पुत्र से द्वेष करने का परिणाम देख लिया वसुंधरा? कौन हो तुम? हाँ, अपनी सोच को भी नहीं पहचानती। मैं इस स्वर्गीय राजा प्रणय की पहली पत्नी महारानी ज्योति हूँ। लेकिन तुम क्यों आई हो?
मैं यह कहने आई हूँ कि तूने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। अपने किए की सज़ा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह तेरी कोख से मर्द पैदा होगा। यह मेरा श्राप है। नहीं महारानी, ऐसा न कहो। अपने आने वाले शिशु के आश्रय ही तो अब मैं जी रही हूँ। उसे मुझसे न छीनो। मेरे बेटे से राजगद्दी छीनने वाली दुष्टा, मैं भला तेरे बच्चे पर रहम क्यों करूँगी? नहीं, मैं तेरे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगी, नहीं। रानी वसुंधरा एक चीख मारकर उठ बैठी। उसका सपन भंग हो चुका था। उचित समय पर रानी वसुंधरा ने एक मर्द शिशु को जन्म दिया। महारानी ज्योति, आखिर तुमने अपना बदला ले ही लिया। मृत शिशु की सूचना पाकर सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। खबर सुनकर दीनू मल्ला अपनी बेटी वसुंधरा से मिलने आया। बेटी वसुंधरा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। बापू, तुम्हारी सीख के कारण ही मेरे हंसते खेलते परिवार को घृण लगा है। तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। बेटी, मैं तो तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि इतना लंबा चौड़ा राजपाट तुम अकेले किस प्रकार संभालोगी। मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बापू, मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है, मैं ही उसका सामना करूँगी। मैं सवे राज्य की देखभाल करूँगी। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तब दीनू अपना समूह लेकर राजमहल से लौट गया। दूसरी ओर निशांत भटकता हुआ एक माली गया दिन के घर जा पहुंचा। बाबा, कई दिन का भूखा हूँ, क्या खाने को थोड़ा भोजन मिलेगा? अवश्य मिलेगा बेटा, आओ यहाँ बैठो। निशांत बूढ़े माली के पास आकर बैठ गया। तब बूढ़े माली ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, कमला, थोड़ा सा खाना ले आ। अभी लाई। कमला मालिन अंदर से खाना लेकर आई। अरे, तुम्हारे पास यह बच्चा कौन बैठा है? रागीर है बेचारा, भूखा है, इसी के लिए तो मैंने तुमसे खाना मंगवाया है। तब माली ने निशांत के आगे खाना परोस दिया। निशांत कई दिन का भूखा था, अतः खाने पर तेजी से टूट पड़ा। बहुत भूखा है बेचारा। निशांत ने डटकर खाना खाया। जब वह खाना खा चुका, बेटा, अब तुम कहाँ जाओगे? माँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, पता नहीं कहाँ जाऊँ। यह सुनकर बूढ़े गयादीन ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और हम दोनों बूढ़ों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं तुम हमारे पास ही रह जाते? ठीक है बाबा, आज से मैं तुम्हारा बेटा और तुम दोनों मेरे माँ बाप। यह सुनकर मालिन ने उसे छाती से लगा लिया। उसी दिन से निशांत उनके यहाँ रहने लगा। वह रोज बाग में से फूल तोड़ कर लाता। बूढ़े मालिन फूलों की माला गूंथते और तब बूढ़ा गयादीन फूलों की माला राजमहल में दे आता। इस प्रकार उन तीनों का जीवन गुजरने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। अब निशांत पूर्णतः युवा हो गया था। एक दिन, बेटा, सुना है बसंत वन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। अगर वहाँ से तुम फूल तोड़ कर ले आओ तो मैं उन फूलों की माला गूंथ कर राजा को दे आऊँ। इससे राजा प्रसन्न होकर मुझे ढेर सा पुरस्कार देगा। ठीक है बापू, मैं अभी बसंत वन में जाकर फूल तोड़ कर लाता हूँ। निशांत उसी समय बसंत वन में पहुँचा। वो बसंत वन में तो सचमुच ही विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सारा वन फूलों की खुशबू से महक रहा है। निशांत खुश होकर फूल तोड़ने लगा। अभी उसने कुछ ही फूल तोड़े थे कि बचाओ बचाओ, वो लगता है कोई स्त्री संकट में है। निशांत उस दिशा की ओर गया जिधर से आवाज़ आई थी। अरे, यह आदमी इस युवती को खींचकर क्यों ले जा रहा है? अरे, कोई है, मुझे इस डाकू से बचाओ। तभी उस आदमी ने युवती के गाल पर थप्पड़ जमा दिया। यह देखकर, यह आदमी तो बड़ा क्रूर है, निसहाय स्त्री पर हाथ उठा रहा है। मुझे इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। यह सोचकर निशांत ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर को उस आदमी के सिर पर दे मारा। पत्थर के प्रहार से उस आदमी का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर भूमि पर गिर कर तड़पने लगा। तब, तुम कौन हो? मैं अलकापुरी की राजकुमारी अलका हूँ। मैं अपनी सखियों के साथ इस वन में भ्रमण करने आई थी। यह आदमी जो घायल पड़ा है, यह मशहूर डाकू दिलावर खां है। इसने हमारे राज्य में डाका डाल डाल कर लोगों का जीना हराम कर रखा है। आज मुझे वन में देखकर इस पापी के मन में मुझे उठाकर ले जाने का विचार आ गया। इसने मेरी सारी सखियों को तो मौत के घाट उतार दिया और मुझे खींचकर अपने अड्डे पर ले जाने लगा। तभी मेरी पुकार सुनकर तुम आ गए और मेरी जान बचा ली। ओ, तो यह नीच तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। तब निशांत ने क्रोध में भरकर पृथ्वी पर पड़ा पत्थर पुनः उठाया और ले पापी, तेरी यही सजा है। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
पत्थर के प्रहार से दिलावर खां बुरी तरह टकराया और तत्काल ही उसका प्राणांत हो गया। तत्पश्चात, आइए राजकुमारी जी, अब कोई डर नहीं है, आइए मैं आपको अलकापुरी छोड़ाऊँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह रथ खड़ा है जिस रथ में बैठकर मैं सखियों के साथ इस वन में आई थी। तो वे दोनों रथ के पास पहुंचे और रथ में बैठकर अलकापुरी की ओर चल दिए। यह युवक कितना बहादुर है। डाकू दिलावर खां को इसने किस बहादुरी से मौत के घाट उतार दिया। अलकापुरी पहुंचकर दोनों राजा आलोकनाथ के पास पहुंचे। तब राजकुमारी अलका ने राजा आलोकनाथ को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात जानकर, युवक, एक तो तुमने हमारी बेटी की आबरू की रक्षा की है, दूसरे तुमने हमें दुर्दांत डाकू दिलावर खां से छुटकारा दिलाया है, अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, क्या मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे दिया जाएगा? अवश्य। तो महाराज, मैं आपसे राजकुमारी अलका का हाथ मांगता हूँ। क्या? महाराज चौंक क्यों गए? मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था कि क्या मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। यह सुनकर राजा आलोकनाथ सोच में पड़ गए। क्या इस युवक की बात मान लूं? अगर इसकी नहीं मानता हूं तो इसको दिया वचन भंग होता है। वैसे तो राजकुमारी अलका के लिए ऐसा ही बहादुर व्रत उचित रहेगा। सबसे पहले मुझे इस युवक से यह पूछना चाहिए कि यह कौन है और कहाँ का रहने वाला है। यह सोचकर, युवक, सबसे पहले तुम हमें अपना परिचय दो, तब हम तुम्हारी बात पर विचार करेंगे। तो सुनो महाराज, मैं जैतपुर के राजा प्रणय सिंह का पुत्र निशांत हूँ। 15 वर्ष पहले किसी बात से नाराज होकर अपने राज्य को छोड़ आया था और 15 वर्ष से मैं एक बूढ़े माली मालिन का बेटा बनकर उनके पास रह रहा हूँ। हो तो तुम स्वर्गवासी राजा प्रणय सिंह के पुत्र हो। यह सुनकर निशांत पर मानो बिजली गिरी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं? यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है निशांत। तुम्हारे पिता को मरे हुए तो बहुत अरसा बीत चुका है। अब तुम्हारी सौतेली माँ वसुंधरा ही जैतपुर का राज्य संभाल रही है। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर निशांत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी यह दशा देखकर, निशांत, तुम बहादुर युवक हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा आलोकनाथ ने किसी प्रकार निशांत को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात, निशांत, मैं राजकुमारी अलका का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, एक बात मैं आपसे पहले ही कह देना चाहता हूँ। राजकुमारी महलों में पली बड़ी हुई है। विवाह के बाद मैं जिस प्रकार भी राजकुमारी अलका को रखना चाहूँगा, इन्हें वैसे ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी यह बात भी मंजूर करता हूँ निशांत। तब शुभ मुहूर्त में निशांत और अलका का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब वह अलका को अपने साथ लेकर अलकापुरी से विदा होने लगा तो, बेटा निशांत, रथ तैयार खड़ा है, तुम उसमें बैठकर यहाँ से जाओ। नहीं महाराज, मैं यहाँ से अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊँगा। तब राजा आलोकनाथ से विदा लेकर निशांत अलका के साथ वहाँ से पैदल ही चल पड़ा। अलका को लेकर वह माली मालिन गयादिन के घर पहुँचा। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों तो तुम्हें बसंत वन में खोज खोज कर हार गए थे। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू लेने गया था, यह तुम्हारी बहू है। तब निशांत के कहने पर अलका ने माली और मालिन के पैर छुए। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। माली और मालिन ने उन दोनों पर आशीषों की वर्षा कर दी। इस प्रकार निशांत और अलका को माली मालिन के यहाँ रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस बीच अलका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने प्रशांत रखा। एक दिन, स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो अलका। स्वामी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अलका, मैं गरीब आदमी तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ, फिर भी अपनी मांग बताओ तो सही। स्वामी, अपना देश अपने लोगों के होते हुए हम कब तक इस प्रकार बेगानों के यहाँ रहते रहेंगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अलका? स्वामी, मैं एक बार अपनी ससुराल के दर्शन करना चाहती हूँ, अपनी सास से मिलना चाहती हूँ। बोलो, मेरी यह मांग पूरी करोगे? अलका, तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कैसे? जानती हो, जैतपुर पहुँचने पर हमें सिवाय दुत्कार के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी हो स्वामी, मैं एक बार जैतपुर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर निशांत सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, अलका, तुमने पहली बार अपनी कोई इच्छा मेरे सामने रखी है, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। हाँ स्वामी, तो क्या तुमने मेरी बात मान ली? क्या तुम मुझे जैतपुर ले जाओगे? हाँ। निशांत उसी समय बूढ़े माली गयादीन के पास पहुंचा। बापू, अलका जैतपुर जाने की जिद कर रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे जैतपुर ले जाऊं। लेकिन बेटा, बहू जैतपुर क्यों जाना चाहती है? जैतपुर में उसका कौन है?
यह सुन एक पल के लिए निशांत झिझका, फिर बोला, बापू जैतपुर में उसकी ससुराल है क्या? यह सुन गयादीन हक्का बक्का रह गया। यह देख बापू, अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं जैतपुर का युवराज हूँ। ओह! तब निशांत ने बूढ़े गयादीन को बताया कि वह किस परिस्थितियों में जैतपुर को 15-16 वर्ष पहले छोड़कर चला आया था। सारी बात जानकर, बेटा तब तो तुम्हें जैतपुर अवश्य जाना चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तब दूसरे ही दिन निशांत अलका और प्रशांत को साथ लेकर जैतपुर जाने के लिए तैयार हुआ। तो बेटा निशांत, जैतपुर से शीघ्र ही वापस लौटना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ व्याकुल रहेंगे। बापू वैसे तो मैं शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। यदि किसी कारणवश मैं जल्दी न लौट सकूं तो 1 माह तक मेरी प्रतीक्षा करने के बाद आप और माँ दोनों जैतपुर चले आना। अच्छा बेटा। तब माली मालिन से विदा लेकर दोनों चल पड़े। चलते चलते वे एक वन में पहुंचे। कुछ देर आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक कन्या मुसाफिर भी उस पेड़ के नीचे आकर रुका। आप कौन है श्रीमान? मैं ज्योतिषाचार्य नारायण दत्त हूँ। यह वही नारायण दत्त था जिसने 20 वर्ष पहले निशांत का हाथ देखकर उसके भविष्य के बारे में राजा प्रणय को बताया था। नारायण दत्त की बात सुनकर निशांत ने सोचा, इस जोशी को अपना हाथ दिखाकर मुझे अपना भविष्य मालूम करना चाहिए। यह सोचकर निशांत ने नारायण दत्त से कहा, जोशी जी जरा हाथ देखकर मेरा भविष्य तो बताइए। अवश्य अवश्य, कहकर नारायण दत्त ने निशांत का हाथ थाम लिया और उसके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण करने लगा। निशांत के हाथ की रेखाएं देखकर नारायण दत्त अचानक चौंक पड़ा। ऐसी विचित्र रेखाएं तो आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने जैतपुर के युवराज के हाथ में देखी थी। कहीं यह वही तो नहीं है? यह सोचकर उसने निशांत से पूछा, क्या तुम जैतपुर राज्य के युवराज हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? तब नारायण दत्त ने उसको विस्तारपूर्वक 20 वर्ष पहले की घटनाएं बताई। सारी बात जानकर, जोशी जी, अपनी पत्नी के कहने पर मैं आज 15-16 वर्ष पश्चात जैतपुर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा गजब न करना। जब तुम पूरे 25 वर्ष के हो जाओ तभी जैतपुर जाने का विचार मन में लाना। इससे पहले यदि तुम जैतपुर जाओगे तो तुम्हारे साथ कैसी भी बुरी घटना घट सकती है। यह सुनकर अलका ने नारायण दत्त से कहा, जोशी जी, अब हम वापस कैसे लौट सकते हैं? अब तो हम जैतपुर अवश्य जाएंगे। बेटी, खतरे से आगे करना मेरा फर्ज था, उस पर अमल करना तुम्हारा फर्ज है। इतना कहकर नारायण दत्त वहाँ से उठा और आगे चल दिया। उसके जाने के बाद अलका में जोशी की बात मान लेनी चाहिए और यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। स्वामी, क्या जोशी की भविष्यवाणी सुनकर आप डर गए हैं? आप एक बहादुर आदमी हैं, आपको खतरों से नहीं डरना चाहिए। तब अलका के बार बार समझाने पर निशांत ने प्रशांत को गोद में उठाया और अलका के साथ वहाँ से जैतपुर की ओर चल पड़ा। कई दिन तक लगातार चलने के पश्चात वे जैतपुर की सीमा पर स्थित वन में पहुँचे। उस समय नन्हे प्रशांत का प्यास से बुरा हाल था। स्वामी, प्रशांत प्यास से बुरी तरह तड़प रहा है, कहीं से पानी खोज कर लाइए। अलका, तुम प्रशांत को लेकर यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर निशांत वहाँ से चला गया। चलते चलते वह वन में काफ़ी दूर निकल आया। ओ, वह रहा पानी। निशांत दौड़कर झरने के पास पहुँचा। पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, तब प्रशांत और अलका के लिए पानी लेकर जाऊँगा। उसने जैसे चुल्लू बनाकर झरने का पानी पिया। वो यह क्या, पानी पीते ही मेरे दिमाग में खलबली सी क्यों होने लगी? दरअसल उस झरने का पानी विषैला था। जो भी उस झरने का पानी पीता था वही तत्काल पागल हो जाता था। निशांत भी तत्काल ही पागल हो गया। हा 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 हा। निशांत दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़ने लगा। उधर अलका को निशांत की प्रतीक्षा करते जब पूरा दिन बीत गया। वो स्वामी तो अब तक वापस नहीं लौटे, कहीं वन में उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। जब धीरे धीरे वन में रात घिर आई तो अवश्य ही मेरे स्वामी के साथ कोई दुर्घटना घट गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह सोचकर अलका प्रशांत को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और न जाने रोते रोते कब वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर जैतपुर के राजमहल में रानी वसुंधरा महारानी ज्योति के चित्र के सामने खड़ी रो रही थी। महारानी ज्योति, अब तो मुझे क्षमा कर दो, जैतपुर का राज्य अब मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। मुझे इस दायित्व से अब मुक्ति दे दो महारानी ज्योति, कहकर रानी वसुंधरा चित्र पर सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। तभी वहाँ महारानी ज्योति की छाया प्रकट हुई। रानी वसुंधरा, अभी तुझे तेरे दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी बात ध्यान से सुन। जैतपुर की सीमा के पास वाले जंगल में
निशांत, उसकी बहू और उसका बेटा प्रशांत तीनों हैं। तू जंगल में जाकर निशांत की बहू अलका और उसके पुत्र प्रशांत को राजमहल में ले आ। ऐसा करने से तेरे पापों में कुछ कमी होगी। एक बात और ध्यान रखना, निशांत पागल हो गया है। उसको तुम अपने साथ लाने की भूल न करना। 5 वर्ष पश्चात जब उस पर से बुरे ग्रहों की छाया हट जाएगी, तब तू निशांत को जैतपुर ले आना और तब उसके पागलपन का इलाज करवाना। याद रख, जब तक तू निशांत के हाथों में इस देश की बागडोर नहीं सौंप देगी, तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसा ही करूंगी महारानी ज्योति। तब उसी समय सेविकाओं को साथ में लेकर वसुंधरा उस वन में पहुंची जहां अलका बेहोश पड़ी थी। ऊँ, इन दोनों को उठाकर हमारे रथ में लिटा दो। सेवक ने तुरंत ही रानी वसुंधरा की आज्ञा का पालन किया। तब अलका और प्रशांत को लेकर रानी वसुंधरा राजमहल में वापस लौट आई। अब किसी तरह 5 वर्ष और बीत जाए, तब मैं निशांत को जैतपुर बुलाकर उसे राजपाट सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। उधर पागल हुआ निशांत वन में ही रहकर जीवन गुजारने लगा था। इस प्रकार जब निशांत और अलका को जैतपुर गए एक माह बीत गया तो कमला, निशांत तो वापस नहीं लौटा, क्यों न हम जैतपुर चलकर उसकी कुशलता मालूम करें। तुम ठीक कह रहे हो स्वामी। तब वे दोनों जैतपुर की ओर चल दिए। जब वे जैतपुर पहुंचे तो उन्हें रानी वसुंधरा से सारी बात मालूम हुई। तब वसुंधरा ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने हमारे बेटे निशांत को 15 वर्ष पाला पोसा था, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं। अब निशांत के आने तक तुम दोनों भी हमारे साथ राजमहल में ही रहेंगे। उसी दिन से बूढ़ा माली गयादीन और कमला राजमहल में रहने लगे। निशांत से बिछुड़कर अलका का बुरा हाल था। स्वामी, तुम न जाने इस समय कहाँ होंगे। मैंने जैतपुर आने की जिद की थी। यदि मैं ज्योतिषी की बात मान लेती तो तुम मुझसे न बिछुड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष भी व्यतीत हो गए। एक दिन रात्रि को, रानी वसुंधरा, 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब तुम वन में जाकर पागल निशांत को ले आओ और राजकीय वैद्य से उसका उपचार करवाओ। अच्छा महारानी। दूसरे दिन ही रानी वसुंधरा वन में गई और निशांत की खोज करवाई। हा 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 हा, बेटे, मेरे ही कारण तेरी यह दुर्दशा हुई है। मैं तेरी दोषी हूँ। वसुंधरा निशांत को लेकर जैतपुर वापस लौट आई। उसने राजकीय वैद्य को बुलवाकर निशांत का निरीक्षण करवाया। राजवैद्य जी, निशांत ठीक तो हो जाएगा न? मैं शीघ्र ही इनको ठीक कर दूंगा। हा हा। उसी दिन से राजवैद्य ने अपना उपचार आरंभ कर दिया। 1 माह पश्चात ही निशांत पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तब रानी वसुंधरा ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ निशांत को जैतपुर का राजा घोषित कर दिया। जैतपुर के नगरवासियों, आज से निशांत तुम्हारे नए राजा हैं। राजा निशांत अमर रहे। राजा निशांत की जय। निशांत को जैतपुर का राजा घोषित करने के दूसरे दिन ही रानी वसुंधरा की मृत्यु हो गई। तब राजा निशांत ने रानी वसुंधरा की समाधि बनवाई। इसके पश्चात वह कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।